हेलो बच्चों, केम छो मजा मा। बच्चों, आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th का। और बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आती है इस चैप्टर में, तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा और देखोगे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये जो वर्ड है एनाटॉमी, इस एनाटॉमी का मतलब क्या है। एनाटॉमी का सीधा सा मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो अंदर की स्ट्रक्चर है, जैसे आप देखोगे सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, टिश्यू किस टाइप के हैं, ये सारी चीजें आप स्टडी करते हो एनाटॉमी के अंदर। इससे पहले आपने देखा होगा मॉर्फोलॉजी, जिसको आप बोला जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर की स्ट्रक्चर कैसी है, राइट। तो आप देखते हो कि शेप, साइज, कलर, ये सारे किसके अंदर आते हैं, मोर्फोलॉजी के अंदर आते हैं, राइट। जबकि आप जब एनाटॉमी की बात करते हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, अंदर के सेल्स कैसे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उन सब की आप बात करते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम एंजियोस्पर्म्स के अंदर किस तरीके के अंदर स्ट्रक्चर है वो सब पूरा का पूरा स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, हम देखते हैं कितना बढ़िया से हम इसको क्लियर करते हैं, राइट। सबसे पहली चीज कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है, एन ग्रू। ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एन ग्रू, राइट। उसके बाद के ए चौधरी, जिसको इंडियन प्लांट एनाटॉमी का फादर बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के ए चौधरी, पूरा नाम है काफिल अहमद चौधरी। क्लियर, ओके। कैथरीन इसाव, इनका कंट्रीब्यूशन आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, मॉर्फोलॉजी से जस्ट पहले जब ये यूनिट शुरू होता है तो वहां पे आप देखोगे कैथरीन इसाव का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एक बार एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसने कौन सी बुक लिखी है, या एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स किसने लिखी है, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स किसने लिखी है, कैथरीन इसाउ, राइट, ओके। इसी बुक को और क्या बोला जाता है, वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी बोला जाता है। क्यों बोल रहे हैं वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी, वेबस्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक डिक्शनरी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपने इंक्लूड की हुई है। और ऐसी चीज को आप क्या बोल देते हो, इंसाइक्लोपीडिया। तो ये क्या एक तरीके की इंसाइक्लोपीडिया है जिसके अंदर प्लांट बायोलॉजी की बहुत सारी चीजें बताई गई है। क्लियर, तो ये आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कैथरीन इसाउ का क्या कंट्रीब्यूशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसने, कैथरीन इसाउ ने रिपोर्ट किया था करली टोव वायरस, जो कि स्प्रेड करता है थ्रू प्लांट वाया फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लांट के अंदर जो करली टोव वायरस है वो स्प्रेड कर रहा है किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यू, जो कि कंडक्टिंग टिश्यू है जिसके थ्रू फूड कंडक्ट होता है ना। अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, पर आपको क्योंकि साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, पहली चीज करली टोव वायरस कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्लोएम टिश्यू के जरिए होता है, किसने इसको रिपोर्ट किया था, राइट, तो कैथरीन इसाउ ने किया था। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। ये ध्यान रखना है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान रखने, राइट, ओके। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो 9th क्लास की आपकी बुक में दिया गया है, कि जब एक स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन आप कट करते हो तो किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, राइट। सबसे पहले आप यहाँ देखोगे, सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। ध्यान रखना ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पे कुछ ही आपको अपेंडेजेस मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको या तो रूट हेयर्स मिलेंगे रूट के अंदर, है ना, या फिर आपको स्टेम के ऊपर क्या मिलेंगे, ट्राइकोम्स। ध्यान रखना है, रूट्स के अंदर क्या मिलते हैं, रूट हेयर, और जबकि स्टेम के अंदर क्या मिलते हैं, ट्राइकोम्स। इसके अलावा यंग स्टेम है, लीव्स है, इसके अंदर एपिडर्मिस के बीच में कुछ स्टोमेटा भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको साथ के साथ क्या मिल जाएंगे, कुछ स्टोमेटा भी मिल जाएंगे। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे ये स्ट्रक्चर, कौन कौन सी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, राइट। एक तो सबसे बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, राइट। तो यूजुअली आप देखोगे स्टेम के ऊपर क्यूटिकल आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे अपेंडेजेस मिलेगी जिसके अंदर आप बोल रहे हो रूट हेयर्स,
ट्राइकोम्स। रूट के ऊपर क्या होता है, रूट हेयर्स, जबकि स्टेम और लीफ के ऊपर आपको क्या मिलते हैं, ट्राइकोम्स। ठीक है, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी थोड़ा बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए। ये सारी स्ट्रक्चर्स जितनी अभी मैंने यहाँ पे बोली, ये क्या बना रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या बना रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या क्या पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के, ध्यान रखेंगे। मैंने बोला एपिडर्मिस, स्टोमेटा, इसके अलावा इसके जो अपेंडेजेस है, रूट हेयर या ट्राइकोम्स, ये सारे किसके पार्ट है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, राइट। ओके ग्रेट। जस्ट इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर सबसे बाहर क्या होता है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, ध्यान रखना, आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कौन सी, हाइपोडर्मिस। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया सबसे बाहर तो एपिडर्मिस है, उसके जस्ट अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट के अंदर एक तो कौन सा हो गया, हाइपोडर्मिस। उसके बाद ये बीच वाला पार्ट जिसको आप बोलते हो जनरल कोर्टेक्स, क्या बोल रहे हो, जनरल कोर्टेक्स। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये तीनों जो पार्ट हैं, कौन कौन से, जनरल कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये जो तीनों पार्ट है ये किसके पार्ट है, कोर्टेक्स के पार्ट है। क्लियर। कोर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है हाइपोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोर्टेक्स के तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हाइपोडर्मिस, उसके बाद जनरल कोर्टेक्स, सबसे अंदर एंडोडर्मिस। क्लियर, बड़ा सिंपल सा है। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट है वो सारा क्या होता है, स्टील। क्या होता है, स्टील। ध्यान रखेंगे, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट है, एंडोडर्मिस को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट है वो सारा क्या है, स्टील। जैसे कि पेरिसाइकल हो गया, पित्त हो गया, मेडुलरी रेज हो गई, ठीक है, जाइलम फ्लोएम हो गया, तो ये सारा पार्ट किसका होता है, स्टील का पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, स्टील के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है, पेरिसाइकल, पित्त, मेडुलरी रेज एंड जाइलम एंड फ्लोएम, ये सारे पार्ट किसके, स्टील। एंडोडर्मिस स्टील का पार्ट नहीं है, वो कोर्टेक्स का पार्ट है। ध्यान रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, और आपको ये याद भी रखना है, एंडोडर्मिस जो है वो कोर्टेक्स का पार्ट है, स्टील का पार्ट नहीं है। राइट, क्लियर, कोई डाउट इसमें। ओके, अब यहाँ पे आप देखो बीच में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, ये इस तरीके से है। ठीक है, यहां पे आप देखोगे बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम, अंदर की तरफ क्या है, जाइलम। ठीक है, फ्लोएम एंड जाइलम। अब ये जो फ्लोएम बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ जाइलम है, बीच के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम। ठीक है, बीच के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम। ध्यान रखेंगे, बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम। कैम्बियम जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है बीच के अंदर जाइलम और फ्लोएम के। राइट, ये जाइलम और फ्लोएम क्या बना रहे हैं, वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर, इस कैम्बियम को आप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हो। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है क्योंकि ये आपको बहुत जगह काम आएगा कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या चीज है। तो ध्यान रखेंगे, जाइलम और फ्लोएम के जो बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर। इंट्रा मतलब विदिन, इंट्रा मतलब विदिन, तो जाइलम और फ्लोएम के विदिन, जो मतलब कह लो वेस्कुलर टिश्यू के विदिन जो प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल के विदिन जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये दो बंडल के बीच में यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी रेस। क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी रेस, या फिर इसको पिथ रेस भी बोलते हैं। पिथ को आप मेडुला भी बोलते हो। ठीक है, पिथ को मेडुला भी बोला जाता है। इससे जो रेज निकल रही है उसको क्या बोलोगे, पिथ रेज या मेडुलरी रेज। रेज कुछ अलग से रे नहीं है, ये सेल ही है। ठीक है ना, रेडियली जो इलोंगेटेड सेल्स है, इसको क्या बोल रहे हो, पिथ रे या फिर मेडुलरी रे। क्लियर, एक ही बात है। ये जो रे होती है सेल्स, मेडुलरी रेज जो सेल होती है, ये डी डिफरेंशिएट होकर बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ध्यान रखना, डी डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब मैंने यहाँ पे इंटर लिखा है,
मैंने बोला था वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रा, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है मेडुलरी रेस, जिसके डी डिफरेंशिएशन से क्या बना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है ना, इंटर मतलब दो के बीच में, क्लियर, समझ में आ रहा है, दो के बीच में कौन सा होगा, इंटर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बनता है कि मेडुलरी रेस जो है डी डिफरेंशिएट होके क्या बना रही है, तो डी डिफरेंशिएट होके क्या बना रही है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये कब होगा, सेकेंडरी ग्रोथ जब करनी है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये फॉर्म होगा, क्लियर, पहले नहीं होता, क्लियर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ी सी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको आगे आसानी होगी। ये सारी चीजें दोबारा मैं डिस्कस करूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस चीजें अपने दिमाग में रखो। क्या है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के जस्ट अंदर जनरल कोर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये किसके पार्ट है, कोर्टेक्स के पार्ट है। उसके अंदर क्या है, स्टील, स्टील के पार्ट क्या है, सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील, पेरिसाइकल, क्लियर। फिर उसके अंदर आ गया वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, पित्त और पित्तरेस, ये सारे किसके पार्ट है, स्टील के पार्ट है, क्लियर। कोई कंफ्यूजन इसमें, ओके गुड। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पूरा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, टिश्यू क्या होता है, ठीक है, टिश्यू से शुरू करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि टिश्यू सिस्टम कैसा होता है प्लांट्स के अंदर। ओके बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं टिश्यू के बारे में। सबसे पहली चीज टिश्यू, ये टर्म किसने दिया है, एनग्रू ने, ठीक है, नियमा ग्रू ग्रू, क्लियर। है क्या टिश्यू, ये आपको खासकर ध्यान रखना होगा, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप है सेल्स का जिनका ओरिजिन कॉमन है, ध्यान रखना, ओरिजिन क्या है, कॉमन, एक कॉमन ओरिजिन से ये सारे के सारे सेल्स डेवलप हो रहे हैं एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, हमेशा कॉमन फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, यूजुअली एक कॉमन फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक टिश्यू के अंदर जनरली हम सोचते हैं कि जितने भी सेल्स होंगे सारे के सारे सेम ही फंक्शन कर रहे हैं, है ना, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है कि एक टिश्यू के अंदर जितने सेल्स होंगे सारे के सारे एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पर वो सारे मिलके किसी एक फंक्शन को प्रमोट जरूर कर रहे होंगे, ये श्योर है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स आ गए, कौन कौन से आ गए, ट्रैकिड्स आ गया, वेसल्स आ गया, जाइलम पैरेन्काइमा आ गया, जाइलम फाइबर्स आ गए, तो ये सारे मिलके एक काम को प्रमोट करते हैं, किसको, वाटर मिनरल कंडक्शन, है ना। आप क्या पढ़ते हो, आपने 9th में पढ़ा भी होगा, जाइलम का काम क्या होता है, वाटर कंडक्शन, तो मेन फंक्शन तो उसका वो आ गया, तो सभी मिलके कहीं ना कहीं उसी काम को प्रमोट कर रहे हैं, पर इंडिविजुअल लेवल पे इनका वर्क अलग अलग हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे इनका अलग अलग वर्क, ठीक है, वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी टिश्यू होंगे सभी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे सेल्स एक टिश्यू के अंदर सेम ही वर्क कर रहे हैं, पर किसी एक फंक्शन को वो प्रमोट जरूर कर रहे होंगे, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। टिश्यू ध्यान रखना है इसका। अब कार्ल नेगली ने क्या किया था, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड, कि वो डिवाइड कर सकते हैं नहीं, इस बेस पे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको बड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये दो टाइप्स उसने बताए, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, वो टिश्यू जिसके अंदर सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स लगातार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से लगातार क्या हो रहे हैं, डिवीजन होते जा रहे हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू जो है इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेवलप होते हैं, और ये अपनी डिवीजन की पावर को लॉस कर चुके हैं, और यहाँ पे अब कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा है, ध्यान रखना। परमानेंट टिश्यू जो हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप हो रहे हैं, इन्होंने अपना डिवीजन का पावर लॉस कर दिया है, और अब ये पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। पर ये क्या फंक्शन हमेशा के लिए करते रहेंगे या कभी दोबारा भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक हम बोलते हैं कि परमानेंट टिश्यू के अंदर ऐसे सेल्स जो कंप्लीटली उसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, वो आगे
हमेशा अपना पर्टिकुलर फंक्शन ही करेंगे, कभी डिवाइड नहीं करते, ठीक है। उन्होंने जो पावर है डिवीजन की हमेशा के लिए लॉस कर दी, ठीक है, लॉस डिवीजन पावर परमानेंटली। पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेरीली लॉस करते हैं, वो सेल्स डी डिफरेंशिएट हो सकते हैं, मतलब दोबारा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, हमने सेल साइकिल के अंदर देखा है कि G1 फेज को एग्जिट करके G0 फेज के अंदर आता है सेल। G0 फेज के अंदर वहां पे सेल क्या कर रहा है, डिवीजन की पावर को छोड़ के पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर देता है, राइट। तो पर कोई सेल जो है G0 फेज से दोबारा G1 के अंदर भी तो आ सकता है, तो यहाँ पे भी तो वही बोल रहे हैं कि G0 को एस्केप करके दोबारा कहाँ पे आ गया, G1 के अंदर। तब आप बोलोगे परमानेंट टिश्यू जो है उसने डिवीजन पावर टेम्परेरीली लॉस की। तो ध्यान रखना सिंपल सा पॉइंट कि परमानेंट टिश्यू के अंदर डिवीजन पावर खत्म होगी या तो परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली। क्लियर, परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली, राइट, समझ में आ गया। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अभी ये सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये कैसे है, अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है ना, अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब अभी ये डिवाइड नहीं कर रहे, सॉरी, अभी ये डिवाइड कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या कर रहे हैं, अभी डिवाइड कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे, इसलिए आप क्या बोल रहे हो, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। जबकि परमानेंट टिश्यू क्या कर रहे हैं, अब ये पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएटेड टिश्यू। कौन सा, डिफरेंशिएटेड, ध्यान रखना, जब वो पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे तो क्या बोलोगे, डिफरेंशिएटेड। अभी उन्होंने फंक्शन करना शुरू नहीं किया तो क्या बोल रहे हो, अनडिफरेंशिएटेड, है ना। ठीक है, सिंपल है, आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। जब कोई सेल कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ डिवाइड ही कर रहा है स्टार्टिंग से, तो आप उसको क्या बोलोगे, इमैच्योर सेल है, अभी इनमें मैच्योरिटी नहीं आई है। जबकि परमानेंट सेल कैसे हो गए, मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शनिंग शुरू हो गई है। तो परमानेंट सेल्स को आप क्या बोलते हो, मैच्योर सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या बोल रहे हो, इमैच्योर सेल्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, ध्यान रखना छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप अच्छे से सुनते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। सिंपल बोला मैंने, मेरिस्टेमेटिक सेल जो अभी लगातार डिवाइड कर रहे हैं, परमानेंट सेल्स जिन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया, पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब अभी डिवाइड ही कर रहे हैं, पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। जबकि परमानेंट सेल ने पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर दिया, तो उसको क्या बोलोगे, डिफरेंशिएटेड, राइट। और मेरिस्टेमेटिक सेल इमैच्योर सेल्स है, जबकि परमानेंट सेल्स मैच्योर सेल्स है ना। ओके, अब देखो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पहले डिटेल में पढ़ते हैं, फिर हम परमानेंट टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो बच्चों, आपको मैं यहाँ पे रिटन नोट से दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, है ना, और थोड़ा टॉपिक भी जल्दी हो और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए अगर आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है ना। क्योंकि अभी जो है लास्ट टाइम चल रहा है और आपको रिवाइज करना होता है चैप्टर, तो आपको चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, होपफुली आपको हेल्प करेंगे कि ये किस तरीके से हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं मेरिस्टम की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, मेरिस्टम क्या है। मेरिस्टम क्या है, स्पेशलाइज्ड रीजन है जहां पे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, मतलब उस रीजन को क्या बोल दिया, मेरिस्टम, जहां पे सेल डिवाइड कर रहा है, राइट। तो उसको क्या बोलो, मेरिस्टम। और एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है, ग्रोथ इन प्लांट्स लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू दिस रीजन। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो इसी रीजन पे रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों, क्योंकि इसी रीजन से तो नए सेल्स ऐड होंगे, और ये नए सेल ऐड हो के क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो इसलिए बोला गया कि ग्रोथ जो है प्लांट्स में लार्जली रेस्ट्रिक्टेड है, किस रीजन के ऊपर, मेरिस्टम, ठीक है। मेरिस्टम टर्म किसने दिया था, कार्ल नेगली ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब मेरिस्टोज वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, डिविजिबल या डिवाइडेड, सिंपल याद रखेंगे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहली चीज आप ध्यान रखोगे, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है, ओनली प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। और प्राइमरी वॉल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपने पढ़े होंगे, राइट। थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं और सेलुलोसिक होते हैं,
देखो सेकेंडरी वॉल यहाँ पे नहीं मिलती मेरिस्टेमेटिक सेल में। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सेकेंडरी वॉल जो होती है थिक होती है, रिजिड होती है, और अगर वो प्रेजेंट होगी तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, उसको डिवाइड करने में मुश्किल होगी, है ना। और प्राइमरी वॉल कैसी होती है? इलास्टिक होती है, तो डिवाइड कर सकती है। पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जितनी भी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? डेड होती है। तो ये भी कैसी होगी लेयर? तो ये भी क्या होगी? डेड ही होगी, राइट। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस यहाँ प्रेजेंट होंगे। इतने सारे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा है तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, तो आपस में चीजें एक्सचेंज करता रहता है ना। न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए उसको, या जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है वो किसके थ्रू होगी? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है। सेल्स के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता रहता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे ज्यादा होना, क्योंकि सेल लगातार क्या डिवीजन फेज में है, उसकी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है ना। ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। ये कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं। स्मॉल साइज के क्यों है? क्योंकि लगातार डिवाइड कर रहे हैं, पूरा ग्रोथ मिलता नहीं है इनको, लगातार डिवाइड करते रहते हैं, तो स्मॉल साइज के होते हैं। आइसो डायमेट्रिक होते हैं क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, तो सेल का डायमीटर ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम रहता है ना। वैक्यूल यहाँ पे नहीं होते। क्यों नहीं होते वैक्यूल? वैक्यूल की क्या जरूरत है? वैक्यूल क्या बोलते हैं? वैक्यूल को आप बोलते हैं स्टोर रूम ऑफ द सेल, है ना। क्या बोलते हो? स्टोर रूम ऑफ द सेल। अब यहाँ पे आप देखोगे वैक्यूल एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल का काम तो चीजें स्टोर करना है, और सेल क्या कर रहा है? लगातार डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है तो उसको चीजें यूटिलाइज करनी है, स्टोर थोड़ी करनी है। तो लगातार क्या करता रहेगा? डिवाइड करता रहेगा, तो उसके लिए उसको मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो वो चीजें स्टोर नहीं करेगा, तो इसलिए वैक्यूल एब्सेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट होगा भी तो बहुत ही स्मॉल साइज के होंगे, क्लियर। डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। डेंस साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे आप देखोगे डेंस साइटोप्लाज्म कैसे हुआ? क्योंकि चीजें लगातार बन रही है, बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड है डिवीजन के लिए, बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज होती जा रही है, होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ? साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो गया, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहे हो? डेंस साइटोप्लाज्म। देखो, हर चीज रीजन के साथ आपको पता होनी चाहिए, बड़ी जरूरी है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस होगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस बोलते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है? जो इजीली विजिबल है, लार्ज साइज का है, तो उस तरीके का यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। प्लास्टिड्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे, है ना। प्लास्टिड्स एब्सेंट है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस, लाइट वगैरह कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है सर। प्लास्टिड यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट होंगे भी तो किस स्टेज में होंगे? प्रोप्लास्टिड स्टेज के अंदर होंगे। प्रोप्लास्टिड का मतलब क्या हो गया? वो ये पहला स्टेज है जहां से आगे के क्लोरोप्लास्ट, टोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सब बनने, ठीक है। तो प्लास्टिड यहाँ पे या तो एब्सेंट होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे तो प्रोप्लास्टिड होगा, जो कि प्रिकर्सर है किसका? क्लोरोप्लास्ट, टोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट का। तो इनिशियल स्ट्रक्चर है जिससे ये सब बनते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे। इर्गेस्टिक सब्सटेंसेस, इर्गेस्टिक सब्सटेंसेस क्या है? ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, जैसे गम, रेसिन, म्यूसिलेज, ये सब जो होता है, ये सब चीजें मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर नहीं होती, है ना। ये कहाँ होती है? सेकेंडरी टिश्यू के अंदर, वहां पे डिपॉजिट हो जाती है, पर इधर नहीं होती। इर्गेस्टिक सब्सटेंसेस जो है, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, ये आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं मिलेगी। इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि ये सेल्स बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, एकदम टाइटली पैक होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं मिलता। क्योंकि आप देखोगे लगातार डिवाइड कर रहे हो, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ठीक है ना, बहुत ही टाइटली पैक हो गए, ठीक है। अभी देखो, अभी जो मैं बात कर रहा था अनडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, क्या चीजें होती है, ये इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो हम वही समझेंगे अभी, जो अभी नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? मेरिस्टम बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आप बड़े इजीली ऐसे मक्खन की तरह लगाओगे, एकदम मस्त करके, है ना। तो सबसे पहले आप देखो, आपको पता है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है या कोई प्लांट बनेगा तो वो किससे बनेगा? जायगोट से बनेगा। किससे बनेगा? जायगोट से। जायगोट पहले डेवलप होता है किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर, है ना। तो एम्ब्रियो के अंदर अगर एक प्लांट का एम्ब्रियो है, उसके अंदर जो मेरिस्टम प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलते हो? प्रोमेरिस्टम। क्या बोल रहे हो? प्रोमेरिस्टम। तो सबसे पहला मेरिस्टम क्या हो गया? प्रोमेरिस्टम, जो कि एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है, जो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल, है ना, कोई दिक्कत है इसके अंदर?
और बड़ा सिंपल है, प्रोमेरिस्टम जो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है, सबसे पहला मेरिस्टम, ठीक है। उससे डेवलप कौन सा होगा, प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम जिसको क्या बनाना है, प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म करनी है, ठीक है। जो इनिशियल आप कहते हो ग्रीन प्लांट बॉडी होती है उसको फॉर्म करना है प्राइमरी मेरिस्टम से। तो प्राइमरी मेरिस्टम क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी प्लांट बॉडी, है ना। ये जो सेल्स होते हैं लगातार डिवाइड करते रहते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप देखोगे एक तो हम बोल रहे हैं एपिकल मेरिस्टम, तो आप बोलोगे ये शूट एपेक्स है, इसके एपेक्स में यहाँ पे प्रेजेंट है सेल्स, ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम है। इंटरकैलरी क्या है, अगर ये स्टेम है, स्टेम के बीच में ये नोड्स है, नोड्स के इधर अगर ये प्रेजेंट है ऊपर नीचे, तो आप इसको क्या बोलोगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना। तो नोड्स की तरफ से वहां से ग्रोथ करवा रहा है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, याद करो मैंने अभी बताया था, एक वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बीच में जो लेयर प्रेजेंट है कैम्बियम की, इसका क्या बोलो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो हो गई ना सिंपल सी चीज। आप देखोगे प्राइमरी मेरिस्टम कौन कौन से हैं, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। आपको सीधा सा बोलेगा कि कौन सा इनमें से मेरिस्टम जो है प्राइमरी ओरिजिन का है या फिर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे प्राइमरी मेरिस्टम जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बना रहा है, कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, ओके। तो अभी तक जो ये पूरा टिश्यू चल रहा था मेरिस्टम का, ये कैसा था, अनडिफरेंशिएटेड था। अनडिफरेंशिएटेड था क्योंकि कोई पर्टिकुलर फंक्शन ये नहीं कर रहा था, तो इसको क्या बोलते थे, अनडिफरेंशिएटेड। अब इस प्राइमरी मेरिस्टम ने डिफरेंशिएशन के जरिए क्या बना दिया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है ना। प्राइमरी प्लांट बॉडी में जो प्रेजेंट है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इसने फॉर्म किया, कैसे, डिफरेंशिएशन, मतलब अब ये क्या करने लग गए, पर्टिकुलर फंक्शन इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब ये पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं और ये किसमें कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर, ठीक है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर अब डी डिफरेंशिएशन होगी, डी डिफरेंशिएशन हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल दोबारा से डिवाइड करना शुरू कर देगा और अपना पहला जो फंक्शन कर रहा था उसको लॉस कर देगा, ठीक है। क्या किया, फंक्शन को लूज कर दिया, ठीक है, फंक्शन को लूज कर दिया, ठीक है, और डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो ये अब क्या बन गया, सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है, प्लांट की मोटाई बढ़ा देगा, गर्थ उसकी इंक्रीज कर देगा, कह लो सर्कमफेरेंस जो है उसका वो इंक्रीज कर देगा। तो इसको आप क्या बोल रहे हो, सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा प्लांट के अंदर। तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म करेगा रीडिफरेंशिएशन से। रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जब कोई सेल दोबारा से कोई पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर दे तो उसको क्या बोलोगे, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। जब कोई सेल दोबारा से कोई पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर दे तो क्या बोलोगे, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले आया अनडिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन, देन डी डिफरेंशिएशन, देन रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। चारों टर्म्स क्लियर। अनडिफरेंशिएशन जब कोई सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहा। डिफरेंशिएशन जब उसने पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर दिया पर डिवीजन की पावर लॉस कर दी। डी डिफरेंशिएशन जब आप बोल रहे हो वो दोबारा से डिवाइड करना शुरू कर गया पर फंक्शन अब नहीं कर रहा। रीडिफरेंशिएशन दोबारा से पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर दिया, डिवीजन की पावर को लॉस कर दिया, राइट। हाँ ध्यान रखेंगे। अब सेकेंडरी मेरिस्टम में कौन कौन सा आता है इसको देखो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, याद करो मैंने बताया था दो वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ मेडुलरी रेस के जरिए जो बीच में डेवलप होगा इसको आप क्या बोलते हो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और दूसरा कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, जो कॉर्क वाले पार्ट से डेवलप होता है, ठीक है, बाद में होते हैं ये दोनों डेवलप, इसलिए इसको क्या बोल रहे हो, सेकेंडरी मेरिस्टम। किसमें होते हैं, डायकोट स्टेम के अंदर या जिम्नोस्पर्म स्टेम के अंदर भी मिलते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ये दोनों डायकोट स्टेम के अंदर प्रेजेंट है, पहली चीज। दूसरा ये सेकेंडरी मेरिस्टम है, क्लियर। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ये किसके अंदर होता है, डायकोट रूट के अंदर, सेकेंडरी ओरिजिन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एनसीईआरटी के अंदर, लास्ट पैराग्राफ देखोगे वहां पे लिखा हुआ है वेस्कुलर कैम्बियम रूट के अंदर टोटली क्या सेकेंडरी ओरिजिन का है, डायकोट रूट के अंदर। बहुत जरूरी स्टेटमेंट है ये, आपको ध्यान रखना है कि डायकोट रूट के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है उसका ओरिजिन क्या होता है, सेकेंडरी पूरा का पूरा
प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर कोई कैम्बियम नहीं है। वेस्कुलर कैम्बियम पूरा का पूरा जो डेवलप होगा सेकेंडरी होगा, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ही डेवलप होगा, है ना। ये आपको खासकर ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी होता है पूरा का पूरा ओरिजिन में वेस्कुलर कैम्बियम डाइकोट रूट के अंदर। क्लियर हो गया, राइट, ओके। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम डाइकोट स्टेम के अंदर, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम डाइकोट रूट के। क्लियर। क्वेश्चन क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी देख लो कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे पहली चीज बोलेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेरिस्टेम, कौन सा नहीं है कौन सा है। रीडिफरेंशिएशन से कौन सा टिश्यू डेवलप होता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डी डिफरेंशिएशन से कौन से टिश्यू डेवलप होते हैं, डिफरेंशिएशन से कौन सा डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये जनरल जो प्रोसेस अभी मैंने बताया, अगर ये आपको पता रहेगा ना तो आप बड़े आसानी से आप कोई भी लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस नीट में भी आए हैं। डिफरेंशिएशन वाले कौन से हैं, डी डिफरेंशिएशन वाले कौन से हैं, री डिफरेंशिएशन वाले। अब खुद देखो आप, री डिफरेंशिएशन में कौन से आने चाहिए, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के डिवीजन से फॉर्म हुआ है। जैसे अंदर की तरफ आप बोलोगे सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, ये किससे बनेंगे, री डिफरेंशिएशन से बनेंगे, सिंपल, है ना। पैरेन्काइमा सेल्स आप बोल रहे थे, जनरल कॉर्टेक्स की सेल जो बोल रहे थे, ये एंडोडर्मिस बोल रहे हो, ये सारे किससे बन रहे हैं, डिफरेंशिएशन से। ये तो स्टार्टिंग के अंदर ही बन गए, है ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन डिफरेंशिएशन से डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन से कौन बनेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलोगे। डी डिफरेंशिएशन से क्या डेवलप हुआ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप हुआ, कोर कैम्बियम हुआ, है ना। ये किससे डेवलप, डी डिफरेंशिएशन से डेवलप हुआ। तो यही क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आते हैं, राइट। सिंपल, कर सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत इसके अंदर। ओके, चलो आज के फर्स्ट लेक्चर के लिए इतने। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेरिस्टेम की और टाइप देखते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।